वेलकम टू एकेडमी क्लास्टिक चैनल। आज हम लोग बिहार बोर्ड का चैप्टर 3 साइंस क्लास 8 उसका जो चैप्टर 3 है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो टॉपिक है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, यानी कि फसलों का उत्पादन कैसे होता है और उसका प्रबंधन मतलब रखरखाव कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम जान चुके हैं कि भोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, परंतु मनुष्य तथा अन्य जंतु जीवित रहने के लिए भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? मनुष्य तथा अन्य जंतु अपना भोजन पौधों, जंतु अथवा दोनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इनका नियमित उत्पादन एवं प्रबंधन आवश्यक है। इसमें बताया गया है कि भोजन जो है सभी जीवों के लिए आवश्यक है, या तो वो पौधा हो या मनुष्य हो। यदि जीवित रहना है तो उनको भोजन जरूरी है। तो ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? ठीक है, और मनुष्य और जंतु अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे, जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। इसीलिए जो है इनका नियमित उत्पादन मतलब उत्पादन भी करना होगा और उसका रखरखाव यानी प्रबंधन भी आवश्यक है। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों पर अपनी जीविका चलाती है। ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि आधारित कार्यकलाप पर निर्भर करती है। हमारा राज्य बिहार भी कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। क्या तो इसमें बता रहा है कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है वो कृषि कार्यों पर अपनी जीविका चलाती है, मतलब कृषि कार्य से ही अपना भरण पोषण करते हैं। जैसा कि मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति जो है हमारी जनसंख्या, जो मैक्सिमम जनसंख्या कृषि पर आधारित है, तो ये इसकी पूर्ति जो करते हैं कृषि आधारित जो काम है उसी पर करते हैं। हमारा राज्य बिहार भी कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। तो अब इसमें बताया जा रहा है कि बिहार राज्य जो है वो हमारा एक कृषि प्रधान राज्य है। तो उनमें बताना है कि कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, क्या सालों भर एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाती है, क्या ऋतु विशेष मतलब विशेष ऋतु में विशेष टाइप का फसल लगाया जाता है। तो उसका एक चार्ट बनाया गया जिसमें आपको इसे भरना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम कह सकते हैं कि बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं, जैसे गेहूं की फसल, धान की फसल, आलू की फसल आदि फसलों की चर्चा सुने होंगे। आप जान गए हैं कि विभिन्न ऋतुओं में कौन सी फसल मुख्य रूप से उपजाई जाती है। वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल खरीफ कहलाती है। ओके, शीत ऋतु में रबी कहलाती है, और जबकि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? उपजाई जाने वाली फसलों को जायद कहते हैं। तो ये अक्सर पूछा जाता है, वर्षा ऋतु में उपजाने वाली फसल को क्या कहते हैं? खरीफ, और शीत ऋतु में यानी ठंड के मौसम में जो उगाई जाती है उसे रबी कहते हैं, और ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम में उपजाई जाने वाली फसलों को हम लोग क्या कहते हैं? जायद फसल कहते हैं। अब यहाँ बोला जा रहा है कि आपको फसलों के नाम बताना है, खरीफ, रबी और जायद। यहाँ एक चार्ट दिया गया, उसमें आप अपने से करेंगे इसको। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य ने खेती करना कब शुरू किया? खेती के जो तरीके आज हम देखते हैं, क्या हजारों वर्ष पहले यही तरीके अपनाए गए होंगे? मनुष्य अपने आरंभिक अवस्था में घुमंतु था। यह स्थिति लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक बनी रही। वह भोजन एवं आवास की खोज में जगह जगह घूमते रहते थे और इनका विचरण समूहों में हुआ करता था। कच्चे फल, कंदमूल, सब्जियां खाते और जंगली जानवरों का शिकार करते थे। इसी क्रम में बीजों से पौधे को उगते देखा और उन पौधों से बीज को उत्पन्न होते देखा। फिर क्या था? कृषि की शुरुआत हुई। अब मनुष्य एक जगह स्थायी रूप से रहने लगे, जिसमें कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पहले जो था मनुष्य वो क्या था? घुमंतु था, वो एक जगह अस्थिर नहीं रहता था। ठीक है, और यह स्थिति जो थी 10,000 ईस्वी पूर्व तक बनी रही, घुमंतु की स्थिति। वो भोजन और आवास, रहने की जगह की खोज में इधर उधर घूमते करते थे, लेकिन ये घूमते थे समूह में। कच्चे फल खाते थे, कंदमूल, सब्जियां खाते थे और जंगली जानवरों का शिकार करते थे। इसी क्रम में क्या हुआ? जब ये लोग खाते थे कोई चीज़ और उसका बीज फेंक देते थे तो वहाँ पौधा उगाया। ठीक है, पौधा उगाया तो इन्हें देखकर इन लोगों को एहसास हुआ कि यदि यहाँ बीज बोएंगे तो खेती कर सकते हैं, पौधा उगेगा जिससे कि हम लोगों को भोजन मिलेगा। इससे ही कृषि की शुरुआत हुई। अब क्या था? जब कृषि की शुरुआत हुई तो मनुष्य जो था एक जगह अस्थायी रूप से रहने लगा। तो एक जगह मनुष्य अस्थायी रूप से रहने लगा, इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? कृषि की थी। क्या आपको मालूम है कि फसल किस प्रकार उपजाई जाती है? फसल उपजाने के लिए किस प्रकार की तैयारी की जाती है? अपने घर के बुजुर्गों से पता कीजिए कि अच्छी फसल के लिए क्या करते हैं। तो अब हम लोग फसल कैसे उपजाते हैं, अच्छी फसल कैसे करेंगे, इसके लिए दिया गया है। देखिए, फसल उत्पादन के लिए जो क्रियाकलाप होता है, सबसे पहले होता है मिट्टी तैयार करना, फिर बीजों का चयन, फिर होता है बुआई, फिर होता है सिंचाई, फिर निकौनी। ठीक है, फिर होता है कटाई, फिर गहराई और उसाई, फिर होता है भंडारण। ठीक है,
अब हम लोग पहला देखते हैं मिट्टी तैयार करना। मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं। फसल उगाने के लिए मिट्टी की तैयारी महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जो है यह क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। यानी फसल लगाने के लिए जो मिट्टी की तैयारी महत्वपूर्ण काम है। मिट्टी को जब हम लोग उलटते पुलटते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई। जुताई के लिए हल परंपरागत उपकरण है जो लकड़ी का बना होता है। मिट्टी की गुड़ाई के लिए हल में लोहे का फाल लगा रहता है। हल से जुताई के लिए एक जोड़े बैल की मदद ली जाती है। यानी कि मिट्टी जो करते हैं तो वो जुताई करके तैयार करते हैं और इसमें जो है हल होता है। पहले परंपरागत तरीका मतलब हम लोग पहले ज़माने से जो यूज़ कर रहे हैं मिट्टी को तैयार करने में, जुताई करने में, ठीक है। और मिट्टी की गुड़ाई के लिए मतलब उसको गड़ने के लिए जो होता है, मिट्टी को खोदने के लिए हल में लोहे का फाल लगा रहता है और हल से जो जुताई होता है उसमें एक जोड़ा बैल लगाया जाता है। जुताई के दौरान बड़े बड़े ढेले निकल आते हैं। इन्हें तोड़ने के लिए क्या करते हैं, पाटल या चौकी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब मिट्टी को जुताई होता है तो बड़े बड़े ढेले मतलब मिट्टी जो खोद खोद के ऊपर आता है, बड़े बड़े ढेले निकल आते हैं जिसको तोड़ने के लिए पाटल या चौकी का प्रयोग किया जाता है। इसे भी 2 बैलों की मदद से चला जाता है। वर्तमान में ट्रैक्टर, पावर टिलर से जुताई का काम लिया जा रहा है। मिट्टी की जुताई से पौधों की जड़ें गहराई तक जा सकती हैं और पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। ह्यूमस पौधों की जड़ों तक पहुंचती है। केंचुए तथा सूक्ष्म जीवों में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है और ह्यूमस का निर्माण तेजी से होने लगता है। इस तरह हम देखते हैं कि बुआई से पूर्व मिट्टी की तैयारी महत्वपूर्ण कार्य है। इस प्रकार हमें पता चलता है कि जब हम लोग मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें बुआई जो है वो बुआई से पहले मतलब किसी भी बीज बोने से पहले हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा स्टेप पढ़ेंगे, क्या, बीजों का चयन यानी सिलेक्शन ऑफ सीड्स। हम लोग किस प्रकार का बीज लेंगे ताकि हमारी फसल अच्छी हो। अच्छी उपज के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं स्वस्थ बीजों का चयन महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। अच्छी उपज के लिए हम लोग अच्छा बीज लेंगे। अच्छे बीजों का चयन चुनकर और फटक कर करते हैं। क्या कोई और भी तरीका है जिससे स्वस्थ बीजों को चयनित किया जा सकता है। मतलब जब हम लोग बीज अच्छा लगाएंगे तो हमारा फसल अच्छा ही होगा, ठीक है। तो अच्छा बीज हम लोगों को जो चुनकर और फटक कर हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी एक तरीका है जिससे कि हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये बीज अच्छा है या नहीं है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप में बताया गया है कि कांच का एक गिलास में आधा गिलास पानी भरेंगे। उस गिलास में क्या करेंगे, मुट्ठी भर चने या गेहूं के बीज डालेंगे। कुछ देर देखेंगे, जो बीज अंदर बैठ जाएगा पानी में वो अच्छा बीज होगा और जो ऊपर चलाएगा वो सूखा बीज होगा, ठीक है। तो अब तीसरा स्टेप है बुआई, सोइंग। बुआई में क्या होता है देखते हैं। मिट्टी में बीजों को डालना क्या कहलाता है, बुआई। क्या आपने बीजों की बुआई करते समय किसानों को देखा है। चयनित बीजों की बुआई पौधों की प्रकृति पर निर्भर करती है। बुआई के लिए 2 विधियां प्रचलित हैं। कुछ बीज सीधे तैयार मिट्टी में छिटक दी जाती है जैसे गेहूँ, जौ, मसूर आदि, जबकि कुछ बीजों को नर्सरी में बोते हैं और कुछ दिनों के बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब उसे उखाड़ कर दूसरे खेतों में मिट्टी तैयार कर रोपण किया जाता है। अपने धान की खेती करते हुए अवश्य देखा होगा। धान के बीज बोने के बाद छोटे छोटे निकले पौधों को मूड़ी कहते हैं, जिसे उखाड़ कर दूसरे खेतों में बोझे। इससे फसल की उपज अच्छी होती है। मतलब जब हम लोग मिट्टी में जब मिट्टी तैयार हो जाता है तो हम लोग मिट्टी में क्या करते हैं, बीज को डालते हैं, ठीक है। और वो जो बीज डालते हैं उसमें वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बुआई, ठीक है। और कुछ बुआई जो होता है डायरेक्ट हम लोग बीज को मिट्टी में डाल देते हैं और कुछ होता है कि हम लोग उसका पौधा नर्सरी में उग जाते हैं, फिर नर्सरी से वो पौधा लाकर हम लोग अपने खेत में लगाते हैं, ठीक है। और खेत में जो बीज बोने के बाद छोटा छोटा पौधा निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूड़ी, जिसे उखाड़ कर दूसरी खेत में बोते हैं। इससे फसल की उपज अच्छी होती है। बुआई के समय कुछ सावधानियाँ आवश्यक है। बीजों के बीच समान दूरी बनी रहे ताकि पोषक तत्वों की प्राप्ति आसानी से हो सके। बीजों को इतनी गहराई में बोना चाहिए ताकि नमी के कारण अंकुरित हो सके। बुआई के बाद पक्षियों से सुरक्षा के लिए मिट्टी से ढक दिया, मतलब कि जब हम लोग बीज बोते हैं तो उस बीज को क्या कहते हैं हम लोग, पक्षी उसको चुग न जाए इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, मिट्टी से ढक देते हैं। देखिए किस तरह से बुआई किया जा रहा है। एक होता है पौधा को एक जगह पौधा को रोपा जा रहा है और दूसरी जगह बीज बोकर किया जा रहा है, ठीक है, बीज छींटकर। तो अब इसका भी एक क्रियाकलाप दिया गया है। अब है खाद एवं उर्वरक मिलाना, ठीक है। खाद और उर्वरक मिलाते हैं। क्या आपने किसानों को खेतों में खाद या उर्वरक डालते देखा है, वे ऐसा क्यों करते हैं। खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। पूछा जाता है खाद क्या है, तो खाद जो है कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार साग सब्जी, पौधे पत्ती और अन्य जैव अवशेष से प्राप्त कार्बनिक खाद कहलाते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में जमा करके मिट्टी से ढक दिया जाता है। सूक्ष्म जीव बेकार पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में अवघटित करते हैं। इस प्रकार तैयार की हुई खाद को क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। खाद जो है कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण, कुछ जानवरों का अपशिष्ट जैसे कि गोबर या बेकार साग सब्जी और जैव अवशेष से हम लोग कार्बनिक खाद प्राप्त करते हैं। इसे एक गड्ढे में जमा करते हैं और मिट्टी से ढक देते हैं। इसमें क्या करता है, सूक्ष्म जीव जो है बेकार पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं और ये खाद जब तैयार हो जाती है तो इसको हम लोग कंपोस्ट बोलते हैं।
ठीक है। खेतों में अनेक बार फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। मिट्टी में पोषकों की पुनः पूर्ति के लिए खेतों में खाद डाली जाती है। खाद के अलावा भी कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, पोटेशियम। ये मिट्टी को विशिष्ट पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। उर्वरक जल में घुलनशील होते हैं तथा पौधों की जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, परंतु मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ देना चाहिए। जब हम लोग खेत में अनेक बार फसल लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, खेत की मिट्टी में पोषक तत्व की कमी आ जाती है। तो इसको पुनः पोषक तत्व मिल सके उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, खाद के अलावा कुछ रसायन डालते हैं जिसको क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं, पेस्टिसाइड। जैसे होता है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, पोटेशियम सल्फेट। ये मिट्टी को जो है विशिष्ट पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रदान करते हैं, ठीक है। ये जो होता है जल में घुलनशील होता है और पौधों की जड़ द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोगों को इस उर्वरक के जगह पर जैविक खाद का ही उपयोग करना चाहिए और फसलों के बीच कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ देना चाहिए, कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं लगाना चाहिए ताकि उसकी उर्वरता जो है वो बनी रहे। अब देखिए, अब खाद और उर्वरक में क्या अंतर है उसके बारे में बताया गया है। उर्वरक प्रायः अकार्बनिक लवण है, ठीक है, और खाद जो है प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है और ये अकार्बनिक लवण है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है जबकि खाद से प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है, ठीक है। उर्वरक में पादक पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता में होता है और खाद में पादक पोषक कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। अब है जैविक खाद के लाभ। जैविक खाद के क्या लाभ हैं, ठीक है। तो जैविक खाद के लाभ देखते हैं। जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे क्या होता है, मिट्टी भुरभुरी और संरंध्र हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है, मतलब गैस ऊपर नीचे होता रहता है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मित्र जीवाणु कहने का मतलब है इसमें केंचुआ पनपने लगता है जो कि पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। इससे मिट्टी का गठन क्या होता है, सुधर जाता है। अब अगला स्टेप है सिंचाई, ठीक है। पौधों को जीवित रखने के लिए जल की ज़रूरत होती है, इसलिए फसल के उत्पादन के लिए जल अत्यंत जरूरी है। पौधों को जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुँचते हैं। पौधों में लगभग 90% क्या होता है, जल होता है। बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, इसलिए जल आवश्यक है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है, ठीक है। जब हम लोग पौधों को सिंचाई करते हैं यानी उसमें पानी डालते हैं तो वही सिंचाई कहलाता है। और पौधा में जो है लगभग 90% जल होता है और सूखा बीज अंकुरण नहीं होता है, इसलिए उसमें जल डाल के उसको अंकुरित करते हैं। और समय समय पर जो है पानी देना ज़रूरी होता है खेत में, वरना हमारा फसल नहीं होगा। सिंचाई की मात्रा, समय, जलवायु, फसल एवं मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। सिंचाई की जो मात्रा होती है उस समय, जलवायु और फसल और मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है। कौन सा मिट्टी है, कौन सा नहीं है। किसी मिट्टी में ज़्यादा पानी लगता है, किसी मिट्टी में कम पानी लगता है। जैसे बरसात में सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जाड़े में सप्ताह में एक बार, गर्मी में 2-3 दिनों के अंतर से सिंचाई की जाती है। बरसात के दिनों में हमें सिंचाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और जाड़े में सप्ताह में 1-2 बार सिंचाई करेंगे यानी फसलों में पानी डालेंगे तो काम चलता है। जबकि गर्मी में 2 या 3 दिन के बाद हमको पानी डालना आवश्यक होता है। इस प्रकार फसल विशेष पर भी सिंचाई की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। जैसे धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है और कुछ फसल है जिसमें कि अधिक सिंचाई यानी अधिक पानी लगता है और कुछ में कम। जैसे धान और गन्ना में जो होता है अधिक पानी लगता है। सरसों, चना, तीसी आदि में कम सिंचाई की जरूरत होती है। इसी प्रकार मिट्टी के प्रकार पर भी सिंचाई की दर जैसे कि बलुई मिट्टी में जल धारण की क्षमता कम होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा पानी लगता है और चिकनी काली मिट्टी में कम पानी लगता है, ठीक है। अब है सिंचाई के स्रोत, मतलब सिंचाई हम लोग कहाँ से करते हैं, पानी कहाँ से लाते हैं। कुआं, नदी, तालाब, झील आदि सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। अब है सिंचाई की विधियाँ, पारंपरिक तरीके, ठीक है। अब है सिंचाई की विधियाँ, हम लोग सिंचाई की विधियाँ पढ़ेंगे तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।